लेक्चर नंबर 103। ओके, फाइनल अकाउंट्स निकालें। ईपीएस का ये एमसीक्यू जरा निकालें। एमसीक्यू नंबर 22। अच्छा, उसका ना ये सवाल है, ऑनलाइन में तो हमने ये अपलोड नहीं किया था, लेकिन आप लोगों से एक दफ़ा डिस्कस कर लिया था, लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए तो ये फ्रेश ही होगा सुनने के लिए। उसका ये सवाल है कि कौन कौन से पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। उसका ये सवाल नहीं है कि किन किन को डाइल्यूटिव ईपीएस में लेके जाएंगे। उसका ये सवाल है कौन कौन से पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अच्छा, एक सवाल था उसका एमसीक्यू 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या लेंगे, ये अलग सवाल है। ये सवाल है कि कौन कौन से पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अच्छा, राइट इशू तो किसी भी सूरत में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कितने होते हैं? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वगैरह, कन्वर्टेबल रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वगैरह और वारंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स? कौन सा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है? अब राइट इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है, लेकिन ये तो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, ये तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। ये भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है क्योंकि ये भी कन्वर्टेबल है। शेयर ऑप्शंस अगर इतना सा लिखा होता तो ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं और डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में भी जाएंगे। अगर इतना सा लिखा होता तो बोले ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं और डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में भी जाएंगे। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, विद एन एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन एवरेज मार्केट प्राइस, यानी कि ये शेयर आप खरीद सकते हैं 12 रुपए का और मार्केट में जो है वो ये मिल रहा है 11 रुपए का। तो मैंने कहा था फिर ये डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन इनको स्टिल आप पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कह दीजिएगा, बिकॉज दीज आर ऑप्शंस। दीज आर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। मैंने कोई लाइन भी लिखवाई थी, वो काट दें बेशक, जहां पे लिखें। ये ऑनलाइन वालों को तो ये अपलोड ही नहीं किया था। ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। हाँ, ये और बात है कि डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। फिलहाल जाएंगे डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में, आप लोग लेके जाएंगे इनको? नहीं लेके जाएंगे, लेकिन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर तो है ना, ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं, लेकिन डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में नहीं जाए। क्या करना है, नीचे करना है? हाँ, तो नीचे नीचे कर दो ना ये। चले, हाइब्रिड में जरा बातें होने से फ्रेश हो जाता है। ये क्यों पंखे क्यों जलना पड़ रहा है? देखिए उधर एसी सेट है सारे, एसी सही है, चलो फिर क्या मसला है, वरना इधर एसी जबरदस्त लगे हुए हैं इस क्लास में, इधर आ जाए। ओके, अब आ जाए फाइनल अकाउंट्स के अंदर। अच्छा, आप एक चीज देखें, ये है बैलेंस शीट हमारी, ये पी एंड एल,
ये स्टेटमेंट इन इक्विटी, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और ये है नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2019। पहला नोट कौन सा आता है जी बिजनेस में? लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें लीगल स्टेटस भी आ जाता है, पब्लिक लिस्टेड, अनलिस्टेड, और नेचर ऑफ बिजनेस भी आ जाती है। अच्छा, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस, बोले इसके बाद क्या आती है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस ये चीज है कि कोई क्लास खत्म हुई है ऑडिट की, तो फिर ये पहले वाले ऑडिट की क्लास नहीं थी आप लोगों की? अभी थी। चलो ये लेक्चर अब अपलोड कर देना ताकि MCQ EPS का शेयर हो जाए। पॉज कर दो अभी जी। जो हजरात ऑडिट की क्लास से आए हैं, EPS का हमने एक MCQ किया और उसके बाद इधर देखें। अच्छा, ये जो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये कैश फ्लो के बाद होते हैं। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज पढ़ें, नोट्स टू दी। इसमें पहला नोट होता है लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, उसके बाद होते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस में हम किस किस को, इधर देखें ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस में हम कंपनी लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं और IF.1 पढ़ें। अभी हम आपको किताब में भी दिखा देंगे ये कहाँ लिखा हुआ है। IFRS इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स एज नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी सारे IFRS ने जितने कंपनी एक्ट ने बताए हुए हैं और कंपनी एक्ट ने कोई प्रोविजंस और डायरेक्टिव्स बताए हुए हैं, उनको भी हम फॉलो करें। तो ये होते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस। पहला हो गया लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बातें ना। दूसरा हो गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस, वरना उधर ही रह के बातें किया करते हैं, मुझे भी पता ना चले। तो ये आगे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी चल रहे हैं, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी चल रहे हैं। इसमें बेसिस ऑफ प्रिपरेशन भी होती हैं कि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो की हुई है। अच्छा, ये नोट्स टू दी, इसमें अब ये जो नोट आया ना, ये आपको मैंने देखा समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में टैक्स की पॉलिसी उसने लिखी हुई है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस कंप्राइज ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स। इनकम टैक्स में करंट और डेफर्ड टैक्स है। अच्छा, एक लफ्ज अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आता था, अल्लाह आपका भला करे, वो लफ्ज था क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखा था आप लोगों ने लफ्ज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज? अक्सर ये लफ्ज आया करता था जगह जगह पे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आज हम आपको वो समरी दिखा रहे हैं ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम देते हैं। और आप देख रहे हैं कि नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई ये छोटी बला नहीं है। ये नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता नहीं कितने सफ़ों के ऊपर हैं, और हम उसमें पढ़ रहे हैं समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। टैक्सेशन की पॉलिसी, करंट और डेफर्ड टैक्स। तो उसके बाद PPE की पॉलिसीज, depreciation on all assets is charged on the in P&L on straight line basis. Assets residual value and useful life are reviewed at each year end. ऊपर the assets residual value and useful life are reviewed. Depreciation on addition is charged from the month in which asset is available. और ये subsequent expenditure are included in the asset की cost जब कभी ज़रूरत पड़े। CWIP की पॉलिसी, impairment of नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ना, इंटेंजिबल एसेट्स, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ब्ला ब्ला, इसका ये किया जाता है। 6 क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, वो पूरे हो जाएं। अदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। और यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल आर रिव्यूड एट लीच, हर साल के एंड पे रिव्यू की जाती है। अमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल्स इज चार्ज फ्रॉम द मंथ इन विच एसेट इज एक्वायर्ड। मतलब ये कि अगर 4 तारीख को एसेट खरीदे तो पूरे महीने की अमोर्टाइजेशन हम चार्ज कर देते हैं। लीज की पॉलिसीज लिखी हुई है उसने। द लीज लायबिलिटी इज इनिशियली मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एंड द लीज पेमेंट्स आर डिस्काउंटेड यूजिंग द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इफ दैट रेट कैन नॉट बी रेडिली डिटरमिन्ड व्हिच इज जनरली द केस द लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज यूज। तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज किया जाता है। ये लीज की पॉलिसी लिखी हुई है हमने।
फिर ऑपरेटिंग लीज की पॉलिसी लिखी हुई है, फिर इन्वेस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सब्सिडरीज यानी कि किसी के शेयर्स खरीदे हुए हैं उनकी पॉलिसी लिखी हुई है, और ये फिर नेवर एंडिंग स्टोरी है जो हमने जो है वो चल रही हैं। ये समरी चल रही है ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये वही नोट 4.11 तक पहुंच गए हैं हम। इसमें बहुत सी चीज़ें तो आपके सिलेबस की हैं ही नहीं, पेंशन फंड ये क्या चीज़ें हैं पता नहीं। तो ये है समरी ऑफ सिग्निफिकेंट स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक net realizable value is determined on the basis of estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale। स्टैंडर्ड से उठा के एनआरवी की डेफिनेशन जो हमने डाल दी है। ये है हमारी डेटर्स, कैश एंड बैंक, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स की क्या पॉलिसी है, और ट्रेड एंड अदर पेबल्स और फॉरेन करेंसी की क्या पॉलिसीज हैं, और चलते चलते इसको कहा जाता है समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये 25-30 सफ़ों की होती हैं। इसके बाद जाके अब हमारा पहला नोट आ रहा है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, और ये ऊपर बैलेंस शीट से लिंक होगा। और इसके बाद ऑब्वियसली फिर आप देखेंगे रिजर्व्स का नोट आएगा। रिजर्व्स के नोट के बाद जो है लॉन्ग टर्म लोन्स आ रहे होंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स के बाद आगे चलें तो ये हमारे लीज के मैच्योरिटी एनालिसिस आ रहे हैं, जो लीज का हम नोट बनाते होते हैं। अभी लाइबिलिटी साइड चल रही है, सिर्फ अभी लाइबिलिटी साइड चल रही है। लाइबिलिटी साइड चलते चलते कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी से लिंक होती हैं, कुछ एसेट से लिंक होती हैं, और लाइबिलिटीज़ में आखिरी लाइबिलिटी आती है कॉन्टिंजेंसीज एंड, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कहीं से लिंक होती तो है लेकिन फिगर जीरो होती है। और उसके बाद अब एसेट्स शुरू हो गए। जाहिर बात है लाइबिलिटीज़ खत्म हुई, अब एसेट्स शुरू हो गए। अब एसेट्स की नेवर एंडिंग स्टोरी है। पीपीई है, और वो जो पीपीई अभी थोड़ी देर में आएगा कि किस किस को बेचा था और वो क्या गेन लॉस आए थे, ये पीपीई के नोट की दुम के तौर पे आ रहा होता है। राइट ऑफ यूज़ का बना हुआ है, सीडब्ल्यूआईपी का बना होगा शायद, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ का बना हुआ है नोट, और फिर चलते चलते इंटेंजिबल्स का बना हुआ है। और अभी एसेट साइड चल रही है। एसेट साइड में चलते चलते स्टोर्स एंड स्पेयर्स आ गए, स्टॉक इन ट्रेड आ गया, डेटर्स आ गए, जानने वाले डेटर्स, जो पास पेपर क्वेश्चन 2 में किया था। रिलेटेड पार्टीज में स्ट्रॉबेरी और पता नहीं क्या क्या किया था हमने। इसने कहा है मेरी तो बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टीज हैं, तो पास पेपर क्वेश्चन 2 के अंदर जो हमने किया था वो सारा आ गया। और उसके बाद जो है वो, अब जब ये कहानी खत्म होगी तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल के नोट शुरू हो गए। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंसेस, चलते 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 ये सारा खत्म हो गया। और ईपीएस का डिस्क्लोजर आ रहा है एंड सो ऑन। और एंड पे अगर आप देखें बिल्कुल, तो एंड पे वो आपको डिस्क्लोजर मिल जाएंगे। डेट ऑफ ऑथराइजेशन डायरेक्टर्स की कौन सी है, और ईयर एंड के बाद कौन से डिविडेंड अनाउंस हुए हैं, तो ये सारी डिटेल आ रही है। तो अब हमारा फोकस सिर्फ आज था कि नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं। तो पेज नंबर निकालें हमारी किताब का। मतलब ये कुछ याद नहीं करनी चीज़ें, बस एक वैसे ही ओवरव्यू देना था आपको। आईकैप की ये ब्यूटी है कि आईकैप हर अटेम्प्ट में डाल रहा है कि नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज नॉट रिक्वायर्ड। आईकैप कहता है नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज मुझे नहीं चाहिए, ये अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चों को पता है। बहरहाल उसे ये नहीं पता कि अगर कभी पूछ ले तो बच्चों को भी पता नहीं होनी। वैसे हमने अपनी किताब में बनाया हुआ है ये, पेज 175 पे, पेज 175। ओके, ये हमने स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी बनाई हुई है, पिछले सफे पे पी एंड एल बैलेंस शीट बनाया हुआ है, और फिर हमने जाके, यानी कि वो जो हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते होते थे ना, तो हमने किताब में भी डाल ही दी हैं किसी कंपनी की। बल्कि इसमें ये ब्यूटी देखें कि हमने शेयर कैपिटल एंड रिजर्व से शुरू की है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, पिछले 200 करंट लाइबिलिटीज, और आखिर में हमने डाला है कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। फिर एसेट्स, नॉन करंट, करंट, और पी एंड एल, स्टेटमेंट इन इक्विटी। आज मैं आपको यहां ला रहा हूं नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ये क्या आ गया बोलें, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ये दो लफ्ज आज याद करें, बेसिस ऑफ प्रेपरेशन, बेसिस ऑफ प्रेपरेशन एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये एक नोट बन गया। इसमें सबसे पहला है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस पता नहीं अब याद करना है या क्या करना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन
पाकिस्तान। अच्छा, इसमें कोई बात समझाने वाली नहीं होगी, बस पढ़नी है। द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ IFRS issued by International Accounting Standard and provisions and directives issued under Companies Act। यानी डिटेल्स कंपनीज एक्ट में किसी चीजों की देनी हो तो वो। ये हाइब्रिड में पेज ढूंढ रहे हैं, पेज 175 है जी, शुक्रिया, पेज 175। अकाउंटिंग कन्वेंशन। These financial statements have been prepared under the historical cost convention except land and building for which revaluation model is used। अब 3 हेडिंग्स बताएं इसमें। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस, हम किसकी मान रहे हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। पास पेपर क्वेश्चन 2 बेशक खोल के देख लीजिएगा, बेशक पास पेपर क्वेश्चन 10 खोल के देख लीजिएगा, बेशक पास पेपर क्वेश्चन नंबर कोई भी खोल के देख लीजिएगा, उसके नीचे नोट डाला होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट नहीं चाहिए। पास पेपर क्वेश्चन 10 के एंड पे जाके रिक्वायरमेंट, पास पेपर क्वेश्चन 2 के एंड पे जाके रिक्वायरमेंट पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट नहीं चाहिए। मतलब ये जो आज मैं पढ़ाने लगा हूं ये नहीं चाहिए, कहता है मुझे। पेज नंबर कौन सा है पास पेपर क्वेश्चन 2 का? लिखा हुआ है उस पे, ये क्या लिखा हुआ, जरा ऊंची पढ़ो। Notes on accounting policies is not required. It is a note on accounting policies. Okay, what can be my accounting policies? PPE के बारे में मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी कि मैं इसको कॉस्ट पे रखता हूं, अकोमोडेशन, अकोमोडेटिव इंपेयरमेंट लॉस माइनस करता हूं। सर ये तो सबको पता है। हाँ ये पता होता है सबको, लेकिन ये हमारी पॉलिसी है ना, और ये पॉलिसी स्टैंडर्ड ने बताई है, ये स्टैंडर्ड की लाइन है। डेप्रिसिएशन को मैं चार्ज करता हूं P&L में, सर ये तो पता होता है लोगों को। मतलब अब ये भी हाँ ये बताना है आपने। रेजिडुअल वैल्यू को रिव्यू किया जाता है हर ईयर एंड के ऊपर। डेप्रिसिएशन एडिशन को चार्ज किया जाता है जिस महीने से खरीद लें। ये जरूरी नहीं है ये पॉलिसी हो सकती है आपकी पॉलिसी हो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। आप बिल्कुल डेट ऑफ परचेज से डेप्रिसिएट करते हो, उसमें क्या मसला है। रिपेयर्स को हमेशा हम P&L में डालते हैं, और फिक्स्ड एसेट पे गेन लॉस आए उसे भी हम हमेशा किस में डालते हैं। नाउ दीज आर द थिंग्स व्हिच वी ऑलरेडी नो कि डेप्रिसिएशन कहां जानी है, गेन लॉस कहां जाना है, इंपेयरमेंट कहां जानी है, लेकिन हमने यूजर्स को ये लिख के बतानी है। इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर के बारे में ये पॉलिसी है। मेंटेनेंस, डेवलपमेंट कॉस्ट को ये किया जाता है। रिसर्च और डेवलपमेंट की ये पॉलिसी है, ये आप लोगों ने पढ़ लीजिएगा, वही बात है। अमोर्टाइजेशन इस तरह चार्ज कर रहे हैं। एंड इन द एंड लीज, ROU को रिकॉर्ड करते हैं और लीज लायबिलिटी को एट कमेंसमेंट डेट, एक्सेप्ट 12 महीने की लीज या लो वैल्यू एसेट जिनको हम P&L में डाल देते हैं। यही करते थे। लीज लायबिलिटी इज इनिशियली मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजिंग द इम्प्लिसिट रेट। इफ दिस रेट कैन नॉट बी नोन तो इंक्रीमेंटल स्टॉक को हमने रखा हुआ है लोअर ऑफ कॉस्ट। और सर ये तो लोगों को पता होता है, मतलब हमने बताना है यूजर्स को। इट इज अ नोट ऑन आवर अकाउंटिंग पॉलिसी। फिनिश्ड गुड्स को वेटेड एवरेज पे रखा हुआ है, FIFO पे नहीं रखा हुआ। मतलब हमारी पॉलिसी है, हम नहीं FIFO पे रख रहे। कुछ बच्चे समझते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब है जहां चॉइस है वो बताना है। नहीं, जहां चॉइस है वो तो बताना ही है कि मैं कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूं या रिवैल्यूएशन, वो तो बताना ही है। आम बातें भी बतानी है। NRV क्या होती है? डेप्रिसिएशन P&L में जाती है, रिपेयर P&L में जाती है, गेन लॉस P&L में जाते हैं। आम बातें भी बतानी है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता कि अकाउंटिंग पॉलिसी में जहां कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है वो डिस्क्लोज करनी है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज पॉलिसी है क्या। मतलब स्टैंडर्ड में जो सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज बन गई हुई हैं। ट्रेड डेट्स की क्या पॉलिसी है? ओरिजिनल इनवॉइस अमाउंट के ऊपर शो करते हैं, अगर डाउटफुल डेट हो तो वो माइनस कर देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कॉस्ट पे आते हैं। इनकम टैक्स किसके ऊपर निकाला जाता है? टैक्स करंट और डेफर टैक्स आता है। करंट टैक्स ऐसे निकलता है, डेफर टैक्स ऐसे निकलता है बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंस ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद देयर टैक्स बेस। भाई आप अटेंटिव रहे ना, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर किया जाता है। DTL are recognized for TTDs and DTA is recognized for DTDs to the extent that it is probable that future profits are available। आपको पता है कि डेफर टैक्स एसेट तभी बनाते हैं जब फ्यूचर प्रॉफिट आने की उम्मीद हो। रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है IFRS 15 के मुताबिक जब चीजों का क्या ट्रांसफर हो जाए, कंट्रोल। बोरोइंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज सिर्फ तब किया जाता है जब एसेट कौन सा हो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को किताबों में सिर्फ कब रिकॉर्ड किया जाता है? जब बोलें
डिविडेंड अप्रूव हो जाए। और फाइनल डिविडेंड्स कब अप्रूव होते हैं? अगले साल। फाइनल डिविडेंड्स कब अप्रूव होते हैं? अगले साल। तो मैं आज नोट्स में लिख दूंगा कि पेज 175, 176, 177 को एक दो दफा रीड आउट कर लें। इट इज बोले कॉल्ड एज समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। लेकिन कल याद करवाइएगा, कल इंशाल्लाह दोबारा कर लेंगे। अच्छा, अभी आपके पास नोट्स आ रहे हैं फोटोकॉपी होके, तो उनसे हमने पढ़ना शुरू करना। ओके, अब हमारे कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स आज हम शुरू करने लगे हैं। वो आपके पास सभी नोट्स फोटोकॉपी होके आ रहे हैं। ये आप लोगों ने एग्जांपल्स नहीं खोलनी बुक से। बहरहाल अगर किसी ऑनलाइन वाले ने वैसे बुक खोलने का प्रोग्राम है तो वो बुक का सफा खोल सकता है। बेहतर है आप लोग मत खोलें। पेज नंबर कौन सा है? 156। 156 जनरल इंफॉर्मेशन, यहां से शुरू हो रहा है जनरल इंफॉर्मेशन। लेकिन इसके नीचे वाली एग्जांपल्स नहीं पढ़नी हमने। ये जो एग्जांपल्स दी है ये नहीं पढ़नी, ये मैं एंड पे पढ़ाऊंगा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हमारे जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं या हमारे मिल्स और प्लांट्स हैं, बिजनेस यूनिट्स और मिल्स और प्लांट्स, उनकी हमने बतानी है जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी किस शहर में है, और फिर स्पेसिफिकली उनका एड्रेस बताना है। लेकिन अगर कोई कंपनी 5th शेड्यूल फॉलो कर रही है तो उसको एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ शहर का नाम बता दे वो काफी होगा, उसको एड्रेस की जरूरत। तो एड्रेस की रिक्वायरमेंट 5th शेड्यूल में नहीं है, ये 4th 5th दोनों के अंदर है। याद करते हैं साथ साथ बस। जो कंपनी, हर कंपनी जिसके बिजनेस यूनिट्स और मिल्स और प्लांट्स वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है ना, इन्होंने कितनी चीजें डिस्क्लोज करनी है? लोकेशन और एड्रेस। क्या आपके मिल्स और प्लांट्स ही होते हैं या बिजनेस में और भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं? मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इमूवेबल फिक्स्ड एसेट, इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और चीजें होती हैं आपकी, अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनके बारे में आपने क्या डिस्क्लोज करना है कि इमूवेबल फिक्स्ड एसेट कौन से हैं, कहां हैं, और 10 एकड़ के हैं, 20 एकड़ के हैं, 50 मरले के हैं, 60 मरले के हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें मैं आपको थोड़ी देर में लिखवाऊंगा। इससे मुराद हेड ऑफिस वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कोई लैंड वैसे खरीद के रखी हुई है, कोई लैंड किराए पे दी हुई है, कोई लैंड किसी और पर्पस के लिए रखी हुई है, कोई लैंड वेयर हाउस के तौर पर रखी हुई है। इसमें असल में सारी चीजें आ जाती हैं, और इसमें सिर्फ हेड ऑफिस वगैरह आएगा और प्लांट वगैरह आएंगे। क्लियर? एग्जाम्पल्स नहीं देखनी साथ साथ, इधर देखें। ओके, डन? याद हो गया? चलें जल्दी जल्दी याद करें। बिजनेस यूनिट्स और मिल्स और प्लांट्स का क्या डिस्क्लोज करना है? लोकेशन और, भाई आंखें बंद करके याद नहीं करना, नीचे ऐसे कर लो लेकिन आंखें ना बंद करो। जियोग्राफिकल लोकेशन और एड्रेस। और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका मतलब क्या है वो, और इंडस्ट्रियल यूनिट का क्या डिस्क्लोज करना है? कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन और रीजंस फॉर शॉर्टफॉल। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का क्या डिस्क्लोज करना है? फर्क बताएं दोनों में। ईयर एंड पे कितने हैं और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं। तो ईयर एंड वाले भी बता दें और एवरेज जितने रहे वो भी बता दें। भाई आप कहां देख रहे हैं? अच्छा इधर देखें, किताब पे तो मैं देखने को कहीं नहीं रहा। नेक्स्ट, उस्मान से पूछो कितनी देर है। एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज, मतलब रिलेटेड पार्टीज वो कह रहे हैं आईएफआरएस वाली, एसोसिएटेड कंपनीज तो कंपनी लॉ में भी देख लो बेशक। और अंडर टेकिंग्स, जिनसे कंपनी ने इस साल कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह की हैं, जिसे पेरेंट सब्सिडरी आपस में करते रहते हैं, या उनके साथ एग्रीमेंट हुए हैं इस साल कोई फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपकी जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं या जानने वाली कंपनीज हैं, जरा हमें उनके नाम तो बताएं ना। आप कह रहे होंगे सर हमने पास पेपर क्वेश्चन 2 के अंदर पढ़ा था कि वो डेटर के नोट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, वो तो वहां कवर हो गए थे, लेकिन अगर वो डेटर वगैरह जो है कि नोट के अंदर ना भी डालें, आप कहीं ना कहीं उनके बारे में 3 बातें बता दें। हमारे जानने वाली कंपनीज का नाम क्या है, उनसे बेसिस ऑफ रिलेशन में हम अभी देखेंगे, कई दफा वो हमारी सब्सिडरी होती है, कई दफा हमारी कुछ होती है। तो बेसिस ऑफ, जी कितनी देर है फोटोकॉपीज में? कॉपीज हो रही हैं। बेसिस ऑफ रिलेशन क्या है? डिस्क्राइबिंग कॉमन डायरेक्टरशिप और परसेंटेज ऑफ
शेयर होल्डिंग, हमने कितने परसेंट शेयर उसके खरीदे हुए। ये क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइबिंग कॉमन डायरेक्टरशिप। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें बताएं जी। ऑल बिजनेस यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्स एंड प्लांट्स, ज्योग्राफिकल लोकेशन और एड्रेस। पर्टिकुलर मतलब ये है क्या, और लोकेशन और एरिया, लोकेशन और एरिया। बाकी लोकेशन में अगर कोई एड्रेस दे दे तो उसकी मर्जी है, डिटेल्ड एड्रेस दे दे, वो हमें तो नहीं पता कंपनीज क्या कर रही होंगी, थोड़ा सा ये फर्क है जी। क्या पूछे, कोई बात सवाल है तो फिर इधर देखिए। अच्छा नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल यूनिट में 3 चीजें बताएं। ये यहां से देख रहे हैं ना, अच्छा यहां से नहीं देख रहे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज ऑन, और यहां से देख रहे हैं एज ऑन और एवरेज। अच्छा इसके बाद ये याद करें, एसोसिएटेड कंपनीज, रिलेटेड पार्टीज एज डिफाइंड इन आईएफआरएस और अंडर जिनके साथ कंपनी ने ट्रांजैक्शंस किए हैं। इसकी एग्जांपल 7, 8 आज हम देखेंगे पेज 158 के ऊपर। तो इसका क्या करना है, नेम, बेसिस ऑफ रिलेशन। कॉमन डायरेक्टरशिप क्या होती है ये बताएं। एक ही डायरेक्टर दोनों कंपनीज में एक एक टांग रख के बैठा हुआ है, कॉमन डायरेक्टरशिप। अच्छा जी नेक्स्ट, क्या हमारे बाहर वाले भी जानने वाले हो सकते हैं, वो तो लोकल हो गए ना शायद। क्या हमारे बाहर वाली भी जानने वाली एसोसिएटेड कंपनीज हो सकती हैं? क्या बाहर वाले मुल्क में भी कोई रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं? वो लोकल थी तो ये क्या है, अच्छा इधर क्या डिस्क्लोजर थे लोकल के, नेम याद करें साथ साथ, बेसिस ऑफ पेरेंट है सब्सिडरी है क्या है, और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। ओके, ये कौन सी है हमारी, फॉरेन एसोसिएटेड कंपनी। इसकी एग्जांपल नंबर हम देखेंगे 9 और 10। एक नोट बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिसमें हम लिस्ट देते हैं रिलेटेड पार्टीज की या एसोसिएटेड कंपनीज की, उस नोट के अंदर हम कहीं डाल दिया करेंगे ये। बहरहाल कोई भी आपकी एसोसिएटेड कंपनीज हैं, सब्सिडरीज हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, होल्डिंग कंपनीज हैं, जो सारी की सारी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, द फॉलोइंग शेल सेपरेटली बी डिस्क्लोज्ड। बताएं क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, बाहर के मुल्क के, अच्छा उनका नाम। एक चीज आप मिस कर रहे हैं बड़ी मेन, कंट्री पता चले हमें कंट्री नहीं बताई और सब कुछ हो गया। तो क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए जरा सोचें। अच्छा आप लोग 4-5 चीजें बता दें, हो सकता है उसमें से कंपनी लॉ ने 2-3 चीजें कही हो, आप मैक्सिमम चीजें बताना शुरू करें। बाहर की कंपनीज हैं, वो हमारी जानने वाली कंपनीज हैं, तो क्या क्या डिस्क्लोज करें, नेम, हाँ बेसिस ऑफ रिलेशन यानी पेरेंट है सब्सिडरी है, ओके, और कितने कितने शेयर्स हमने ओन किए हैं उनके, और कंट्री ऑफ, चलें ठीक है। अब कंपनी लॉ के डिस्क्लोजर पढ़ लें, ये तो हमने अपनी तरफ से निकाले, बांटे चारों सफे हैं। यूएसबी, यूएसबी चलें पॉज कर दें। जी फॉरेन एसोसिएटेड कंपनीज की एग्जांपल्स हम देखेंगे, एग्जांपल नंबर 9 और एग्जांपल नंबर 10। बुकें बंद कर दें बस, साथ साथ इधर उधर नहीं देखना मतलब। अच्छा जी, अब फॉरेन एसोसिएटेड कंपनीज में डिस्क्लोजर्स बताएं, नेम ऑफ अंडरटेकिंग एंड उसका नाम क्या है और कहां पर, बेसिस ऑफ यानी हमारा उससे रिश्ता क्या है। मतलब अगर 5th शेड्यूल आप पे लग रहा है तो आपने ये तो बताना है लेकिन ये नहीं बताना। और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ, कई दफा आपने खुद शेयर खरीदे होते हैं, कई दफा आपकी अदर कंपनीज ने मिला के उसके शेयर खरीदे होते हैं। अब इनमें और इनमें फर्क बताएं जल्दी से। इधर नेम था, इधर नेम है, इधर कंट्री नहीं थी, है, चलो शुक्र है। बेसिस ऑफ एसोसिएशन, बेसिस ऑफ रिलेशन, तेरे नाम तो बड़े खूबसूरत तुझे याद है। बेसिस ऑफ रिलेशन, बेसिस ऑफ एसोसिएशन, मर्जी है तेरी। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ, तुम से सेम ही होगी तकरीबन चीजें। आगे चलें, एक्स्ट्रा चीज नाम ही, कंट्री कंट्री आई बस। ओके, क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज,
क्रेडिट फैसिलिटीज आपने वो बतानी है जो अनअवेल्ड है, हाईलाइट करें जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, नॉट अवेल्ड, आप बता दें मतलब बस वो क्रेडिट फैसिलिटीज आपने बतानी है जो अवेल नहीं हुई हुई, बताएं मतलब क्रेडिट फैसिलिटी नॉट अवेल्ड। अच्छा चलें छोड़े, मुझे ये बताएं कॉलेज वालों ने आपको कोई फैसिलिटी दी हुई जी, पार्किंग फैसिलिटी, आप कहें मैंने अवेल नहीं की हुई, मैं 11 नंबर पे आता हूं टांगों पे, तो इट इज अ फैसिलिटी विच इज नॉट अवेल्ड। तो क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है उर्दू में लिख लें, बैंक से 70 मिलियन उधार ले सकते हैं, 20 ले लिया हुआ है, तो 50 को डिस्क्लोज करेंगे। बैंक से 70 मिलियन उधार ले सकते हैं, 20 ले लिया हुआ है, तो डिस्क्लोज किसको करेंगे, 50 को, क्योंकि 50 क्या है, अवेल्ड या नॉट अवेल्ड। बैंक से 70 मिलियन उधार ले सकते हैं, 20 ले लिया है, तो 50 को डिस्क्लोज करेंगे। ये अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी है या अनअवेल्ड, अनअवेल्ड, छोटे भाई के लिए ले लो, लेकिन उस वक्त डिस्क्लोजर बदल चुके होंगे, वापस रख दो, ये तो हर साल कंपनी लॉ डिस्क्लोजर बदल, पेज नहीं मिल रहा, दूसरा सफे नहीं मिल रहा, दूसरा पेज, हाँ बस ठीक है, इसको दूसरा खोल के रखें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद पहला क्यों खोलना है। अच्छा जी, जनरल नेचर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज विच आर नॉट अवेल्ड एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ब्रैकेट का मतलब को बता दे हाथ खड़ा करके, लिखे मतलब अगर क्रेडिटर ने कहा चीजें खरीद लिया करो मेरे से, तो ये तो फैसिलिटी डिस्क्लोज ना करें। अगर क्रेडिटर ने कहा मेरे से चीजें खरीद लिया करो, तो ये तो फैसिलिटी डिस्क्लोज ना करें, ये तो फैसिलिटी मिलती है, हम हर बंदे को मिली होती है। अगर क्रेडिटर ने कहा है मेरे से चीजें खरीद लेना, तो ये तो फैसिलिटी डिस्क्लोज ना करें। पॉइंट 4 अगर कोई बता देना खुद उसका मतलब हाथ खड़ा करके, क्योंकि IFRS 9 भी पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने कोई शुरू में PRC CRC भी पढ़ा हुआ है, तो पॉइंट नंबर 4 अगर कोई बता देना, ये एक ही लाइन है, इसको हमने स्प्लिट करके 4 में लिख दिया, एक ही गो में पढ़े, मतलब ये 4 बातें नहीं है, लाइन को आसान करने के लिए स्प्लिट किया गया 4 में। IFRS 9 आपने पढ़ा हुआ है तो इसलिए ये बता दें। जी माय डियर बोले ना, पूरी बात करें माय डियर। एक्सेलेंट, जो पैसे हमने डिबेंचर इशू करके और शेयर इशू करके इकट्ठे किए हैं, उनको कब तक डिस्क्लोज करते रहना है, ये नहीं जवाब दिया आप लोगों ने, बाकी बात तो कर दी। उनको कब तक डिस्क्लोज करते रहना है, जब तक के प्लान फुली इंप्लीमेंट ना हो जाए। पैसा किस लिए लेते हैं हम, शायद हाँ पैसा इसलिए लेते हैं, कोई प्लांट खरीदना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, एसी वाले हेलमेट बनाने हैं, एसी वाले जूते बनाने हैं, किस किस्म का है। कुछ लोग कहते हैं ना हर वक्त पाँव में गर्मी लगती रहती है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और पब्लिक को क्या ऑफर किया है, सिक्योरिटीज का लफ्ज 2 दफा आ गया ना गलती से, 2 दफा आ गया ना गलती से सिक्योरिटीज का लफ्ज, नीचे भी आ गया ऊपर भी आ गया, चलें खैर है काट दें, ऊपर काट दें। सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज और इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, या आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, डिस्क्लोज ये करके आना है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एज डिस्क्लोज्ड इन प्रॉस, यानी कि जो आपने वादा किया था प्रोस्पेक्टस में कि इस मकसद में मैं पैसा यूज करूंगा, आप बताओ कि वो इंप्लीमेंट भी हो गया या नहीं। तो असल डब्बे में ये लेनी है बात, इंप्लीमेंटेशन डिस्क्लोज करनी है। असल बात इंप्लीमेंटेशन है जो सर्कल में आएगी, कि आपने इंप्लीमेंटेशन को डिस्क्लोज करना है। ओके, विद रिगार्ड्स टू यूज ऑफ प्रोसीड्स रेज्ड शैल बी डिस्क्लोज, कब तक, टिल फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान्स। हम हर सफे के बाद पहले सफे से दोबारा रिवाइज करना शुरू करेंगे। हमारे 4 सफे हैं, तो सबसे कच्चा सफा हमारा कौन सा रह जाएगा, चौथा। एक्सेलेंट, सबसे कच्चा सफा हमारा चौथा रह जाएगा, क्योंकि हम उसको रिवाइज सिर्फ एक दफा करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि पहला सफा हमारा पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह।
पहला सफा हमारी तरफ से, बाकी सफे आपकी तरफ से। चलें पहले से रिवाइज करना शुरू करें, जल्दी बताएं। पहले चौथे से शुरू कर लेते हैं। बिजनेस यूनिट्स में बताएं लोकेशन और जियोग्राफिकल लोकेशन और एड्रेस। मुझे तो लग रहा है मुझे भी याद हो जाना है, हालांकि मेरी कोई नीयत नहीं है सीरियसली याद करने की, मैं देख के रहता होता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे याद हो जाना है। आप लोग खुद ही बताएं बस। कंपनीज इमूवेबल फिक्स्ड एसेट, गुड, वेल डन। इंडस्ट्रियल यूनिट, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। Okay. Foreign associated companies and related parties. Name and country. Basis of aggregate person including the shareholding through other companies. Credit facilities. जो अनअवेल्ड है, लेकिन एक फैसिलिटी शो नहीं करनी। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूड आफ्टर इनिशियल और सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज, या तो आप शेयर इश्यू करेंगे, इधर देखें ना, इधर इनको इधर क्लास हो रही, ऑफ सिक्योरिटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब तो पूरी क्लास में टेंटिव नहीं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, कब तक? टिल फुल इंप्लीमेंटेशन। लो जी, नवी शय आ गई। ओके, थोड़ी देर पहले तक आप फॉरेन कंपनी से अपना सिर्फ रिलेशन शो कर रहे थे, मेरा इस तरह जानने वाला बना, इस कंट्री के अंदर है, मैंने इतने शेयर खरीदे हुए हैं। अभी तक आप सिर्फ एक रिलेशन शो कर रहे थे। अब फॉरेन कंपनीज को अगर आपने लोन दिया हुआ है, भाई फॉरेन कंपनीज को अगर आपने लोन दिया हुआ है, उनमें इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उनके शेयर खरीदे हुए हैं, तो अब आप डिस्क्लोज करें। मुझे बताएं, आपने बाहर की किसी दोस्त को या आपकी कंपनी ने बाहर की किसी कंपनी को लोन दे दिया, तो घर वाले आपसे क्या पूछेंगे? उसका नाम क्या है? कितना लोन दिया, कितना लोन दिया। इसमें दो बातें अलग अलग बताएं। कितना लोन दिया? IAS 21 के एतबार से दो बातें बताएं। फॉरेन करेंसी में कितना लोन दिया, और जब उसको पाक रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो लोन कितना बना। ठीक है, और बताएं किसको दिया, कितना दिया, और इस पे इंटरेस्ट कितना है। गुड, आगे। और टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। प्रोविजन कितना लेके भाग सकता है, और रिटर्न ऑफ, ठीक है, कितने साल बाद वापस करना है, और कोलेट्रल वगैरह क्या लिया उससे, और कोई एक्सचेंज गेन लॉस कितना आया। वो तो अगर वो डिस्पोजल होगी तो फिर देखेंगे। मतलब मुझे लगता है पता नहीं आप लोगों ने पता नहीं कहां से पहले की पढ़ी हुई हैं। चलें चीजें, फिलहाल ये दो लाइनें ऊपर वाली छोड़ें। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, या आपने किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है। बोले बोले, आपने किसी कंपनी के या आपने किसी को, क्या क्या बताने? नेम ऑफ along with the इलाका where it is located। नहीं, तरतीब ये नहीं है, तरतीब इस तरह चल रही है। नेम नंबर 2 ये है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर्स ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी। आपने कई दफा किसी को लोन दिया होगा ना, तो फिर आप तो ओनर नहीं होंगे। और नहीं, बात समझ आई? आपने किसी बाहर की कंपनी को लोन दिया तो आप तो ओनर नहीं है, आप तो शेयर होल्डर भी नहीं है उसके। ओनर तो उसके कोई, तो उसके रियल ओनर्स बताने हैं कौन से हैं। बोले किसको लोन दिया, उसके ओनर कौन है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर्स, अल्लाहु अकबर, उनके ओनर्स कौन है, उनके मालिकान कौन है उस कंपनी के। अमाउंट ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट, कितना आपने लोन दिया। किस किस में ये बाइफरकेट करना है? लोकल एंड फॉरेन करेंसी में। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पीरियड फॉर विच लोन और एडवांस और इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड। तो कितनी बातें हो गई? 4। नंबर 1, आपने उनका क्या बताने? नेम, और उनके ओनर्स का भी तो नेम बताना है ना। और उसके बाद क्या बताने? अमाउंट। उनका नाम
उनके ओनर का नाम और एड्रेस, और कितनी अमाउंट जो मैं सर्कल लगा रहा हूं, और टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी बतानी। ये क्या लाइन है आगे, अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड, यानी आपने किसी को लोन दिया हुआ या इन्वेस्टमेंट की हुई, अमाउंट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड मतलब कितना डिविडेंड वगैरह आया आपको। डिटेल्स ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट द इन्वेस्टी कंपनी इन द फॉरेन कंट्री, बताएं। ये आप, ये किसी ने नहीं बताया था, ये बताना भी नहीं बनता था, याद कहां से आना था ये। डिटेल्स ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट द इन्वेस्टी कंपनी, बताएं उसके खिलाफ कौन से IS 37 वाले केस हुए हैं बाहर के मुल्क के अंदर। एनी डिफॉल्ट और ब्रीच रिलेटिंग टू फॉरेन लोन और फॉरेन, हमने जो लोन दिया हुआ वो लोन लेके भाग गया। एंड गेन और लॉस इन केस ऑफ, ये तो किसी ने बता दिया था। तो कितने डिस्क्लोजर हो गए, डिस्क्लोजर नंबर 2 से लेके 8 तक इज नॉट रिक्वायर्ड इन, बोले ना, फिफ्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल सिर्फ क्या कहता है कि क्या बता दो, ये बता दो, ठीक है। अब एंट्री करें, क्या होगी, ऑनलाइन वाली किताब पे कर लें। एंट्री करें क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, या लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेबिट, लोन रिसीवेबल या फॉरेन लोन रिसीवेबल, फॉरेन लोन रिसीवेबल। तो ये लोकल लोन्स जो लिए हुए उनका भी डिस्क्लोजर देने हैं इतने लंबे चौड़े, या सिर्फ फॉरेन लोन्स के देने हैं। अच्छा, मैं याद कर लेता हूं ताकि अगले सेशन में उनको ये सफ़ा दिखाने से पहले ही मैं ज़बानी सुना के थोड़ा सा रोप डाल दूं। मैं याद कर लेता हूं। एक तो उस कंपनी का नाम बताना है, उसके ओनर्स का नाम और पता बताना है, कितनी अमाउंट उनको दी हुई है, और टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पेमेंट ऑफ रीपेमेंट का पीरियड, और एक दो और बातें भी हैं। और उसके बाद कितना रिटर्न रिसीव हो रहा है, और लिटिगेशंस वगैरह जो हैं, और उसने जो ब्रीच किया, और अगर हमने बेची तो उस पर गेन। और इन केस वेयर कंपनी हैज गिवन लोन्स और एडवांसेस, हैज गिवन मतलब एंट्री मैंने ऊपर जो सोच समझ के की है लोन रिसीवेबल की। इन केस द कंपनी हैज गिवन लोन्स और एडवांसेस और हैज मेड इन्वेस्टमेंट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अच्छा शॉर्ट टर्म भी है फिर भी, इन फॉरेन कंपनीज और फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। फॉरेन ट्रेड डेट्स, फॉरेन ट्रेड डेट्स अगर जानने वालों के उधार हैं तो वो बता दें, और जानने वाले या अनजान है अगर लेके भागे तो वो बता दें। मुबारक हो जी, बस ये थे डिस्क्लोजर। आगे तो एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी के डिस्क्लोजर हैं, वो तो आसान से हैं, वो हम जल्दी कर लेंगे। तो डेटर्स के बारे में बता दें, फॉरेन डेटर्स के बारे में क्या डिस्क्लोजर देने हैं, जल्दी बताएं। दिस डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड इन, ये लाइन आपने देखे कभी किसी एक चीज के साथ आ जाती है, कभी ये लाइन पूरी यहां उठ के आ जाती है, कुछ समझ आ रही बात, मतलब ये डिस्क्लोजर सिरे से है ही नहीं। और मेरे ख्याल से मैंने भी नहीं बताया था, आपने भी नहीं देखा था, ये जो डिस्क्लोजर थे ना ये, ओहो इनमें क्यों नहीं हमने डाला हुआ क्रेडिट फैसिलिटी और यूटिलाइजेशन, ये दोनों भी फिफ्थ शेड्यूल में नहीं है। अभी मैं आपको लिखवा देता हूं और नोट्स में भी हम अपलोड कर देंगे, ये दोनों भी फिफ्थ शेड्यूल में नहीं है। लिखवा देता हूं, कुछ नहीं होता, लीव इट, कोई ऐसी बात नहीं, छोड़ने पड़े। अभी सिर्फ आप इधर आए, फॉरेन ट्रेड डेट्स इन केस वेयर कंपनी हैज मेड, तभी तो डेटर पैदा हुए होंगे फॉरेन। फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल ट्रेड डेट, नेम ऑफ द कंपनी और अंडरटेकिंग, अगर जानने वाली है, अगर जानने वाली है तो उसका नाम बता दें, पता नहीं बताना, पता नहीं बताना, सिर्फ नाम बताना है। और अगर किसी ने डिफॉल्ट किया है तो बता दें। इसमें देखें जानने वाली अनजान दोनों, नॉन अननोन बोथ, नॉन अननोन बोथ मतलब रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉरेन डेटर कितने पैसे लेके भागा, डन, ओके। दिस डिस्क्लोजर इज नॉट इन, इसकी एग्जांपल करेंगे पेज 160 पे। और आखिरी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज,
दिस टोटल डिस्क्लोजर इज नॉट इन फिफ्थ शेड्यूल। इसकी इलस्ट्रेशन पेज 162 पे होगी। शरिया कंप्लाइंट कंपनीज वो होती हैं जो ये दावा करें कि हमारा सारा का सारा बिजनेस शरिया कंप्लाइंट है, यानी हम कोई लोगों को इंटरेस्ट देते नहीं, लोगों से इंटरेस्ट लेते नहीं, हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कारोबार नहीं कर रहे, हम कोई जो है वो शराब बेचने का कारोबार नहीं कर रहे, हम ये कारोबार नहीं कर रहे। तो जितनी भी शरिया में एक्टिविटीज मना की गई हैं, इंटरेस्ट लेना देना सब कुछ, अगर कोई कंपनी ये दावा करती है कि मैं शरिया कंप्लाइंट हूं और वो लिस्टेड कंपनी है तो उसने डिस्क्लोजर देने हैं। एप्लीकेबल बताएं किस पे है? एंड एक्सेप्ट एंटिटीज हुर कोर बिजनेस इज शरिया, उन एंटिटीज को बाहर निकाल दें जो शरिया नॉन परमिसेबल बिजनेस कर रही हैं। तो फिर कौन सी बची? शरिया। तो लिस्टेड कंपनीज एंड सब्सिडरीज शैल गिव सेपरेट डिस्क्लोजर नोट्स टू द स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन फॉलोइंग का लफ्ज काट दें, एंड विल, नोट्स सही अपलोड होंगे, एंड विल क्रॉस रेफरेंस विद द रेलेवेंट नोट्स, और जहां जहां नोट्स से रेफरेंस देने आप दे दें। डिस्क्लोजर 3 है। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 बैलेंस शीट में एसेट्स के, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के, और नंबर 3 P&L के। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन या लीज फाइनेंसिंग की हुई है अगर इस्लामिक मोड के मुताबिक। उसमें लीज फाइनेंसिंग तकाफुल होता है, तकाफुल नहीं, वो लीज फाइनेंसिंग दूसरी होती है, तकाफुल तो इंश्योरेंस का अल्टरनेट है। फाइनेंसिंग ऑब्टेन्ड एज पर इस्लामिक मोड, ये फाइनेंसिंग कहां नजर आ रही होगी? लायबिलिटीज में। फाइनेंसिंग ऑब्टेन्ड एज पर इस्लामिक मोड। इंटरेस्ट पेएबल, बैलेंस शीट है ना, इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी कन्वेंशनल लोन, ये बहुत जरूरी है डिस्क्लोज करना। आप अगर शरिया कंप्लाइंट कंपनी अपने आप को दावा कर रही है और कन्वेंशनल लोन का इंटरेस्ट आपने पे करना है, फिर तो हमें आपके दावे पे ही शक है। और अगर आपका दावा कई सालों से शरिया कंप्लाइंट है और इस साल आपने कोई लोन लेके उसमें इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर आप हमें बताएं ताकि हम आप सोचें आइंदा आपको शरिया कंप्लाइंट कहना है या नहीं कहना। तो मतलब शरिया कंप्लाइंट कंपनी ने यह करना नहीं था, लेकिन अगर कर लिया तो क्या करे? फिर डिस्क्लोज करे। अब 2 डिस्क्लोजर याद करें। नंबर 1 फाइनेंसिंग कितनी की हुई है इस्लामिक मोड के मुताबिक, और इधर फाइनेंसिंग नहीं है, इधर फाइनेंसिंग नहीं है, इधर इंटरेस्ट पेएबल, बैलेंस शीट बन रही है ना, इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी कन्वेंशनल लोन। अगली कौन सी साइड आ गई? एसेट साइड। शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स, आपने भी तो किसी कंपनी के शेयर खरीदे हो सकते हैं जो खुद भी शरिया कंप्लाइंट हो। शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स चाहे लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है। एंड शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स, मिजान बैंक में जैसे पैसे रखवाए में, बैंक बैलेंसेस एंड टर्म डिपॉजिट रिसीट्स। तो शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स, बैंक बैलेंसेस एंड TDRs। अटेंटिव हो जाएं, 2-3-4 मिनट बाद कोई इधर डिस्क्लोजर नहीं पढ़ा रहा होगा, फिर आप कहेंगे डिस्क्लोजर पढ़ाएं तो अब नहीं, अब खत्म हो रहे हैं ये, और ये 2-4 मिनट ही हैं, अटेंटिव हो जाएं, भी इधर उधर ना देखें, बस ये जाती बहा रहे हैं बस डिस्क्लोजर्स की, फिर आप याद करेंगे डिस्क्लोजर होते थे फाइनल अकाउंट में। अच्छा जी, अब क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें उसने बहुत बेतरतीबी से चीजें दी हुई थी, लेकिन हमने उनको एक तरतीब से रख दिया है। ये जो हमारी सारी साइड है ना, ये वाली सारी साइड, ये वाली सारी साइड गेन को डील करेगी, फिर 7-8 हमारी पेमेंट्स को डील करेंगे, और ये 9 एक अलग बात है। पहले हम खुशियों की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट सेगमेंट्स, जाहिर बात है आपके सारे सेगमेंट्स ही शरिया कंप्लाइंट होंगे। पॉलिएस्टर बेच रहे होंगे आप, पेंट बेच रहे होंगे, जितने आपके सेगमेंट्स हैं बिजनेस के IFRS 8 में, उनका रेवेन्यू अलग अलग बताएं। रेवेन्यू फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट सेगमेंट्स, ये भी खुशियों की बात हो रही है P&L में। गेन और लॉस ऑन डिविडेंड अर्न्ड ऑन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट, ये यहां से आ गया। क्योंकि आपने शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके ऊपर क्या आने? गेन और लॉस आने। तो ये यहां से लिंक हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा, गेन और लॉस ऑन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट। गेन और लॉस, और गेन और लॉस ऑन डिविडेंड अर्निंग, गेन और लॉस और डिविडेंड अर्न कहां कहां से बोले?
शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स, एसोसिएट भी शरिया कंप्लाइंट होगी। और ये अल्लाह का शुक्र है यहां से लिंक हो गया, मौजें ही लगी हुई हैं। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स, बैंक बैलेंसेस एंड टीडीआरस। ये ना चेंजेस उससे कहना सारी कर दे नोट्स में। बैंक बैलेंसेस, इधर बैंक का लफ्ज आएगा, बैंक डिपॉजिट, बैंक बैलेंसेस एंड टीडीआरस। टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एनी कन्वेंशनल लोन और एडवांस गिवन। ये गिवन तो मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, ये तो लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ठीक है नोट्स में डाल देंगे। इंटरेस्ट अर्न तो गिवन वाले लोन पे ही होगा ना। अच्छा, एक्सचेंज गेन अर्न फ्रॉम एक्चुअल करेंसी, एक्सचेंज गेन अर्न फ्रॉम एक्चुअल करेंसी, और एक्सचेंज गेन अर्न्ड यूजिंग कन्वेंशनल डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये लफ्ज आपके सिलेबस में नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगा, बस ये रट्टा मार लें। हमारी जी प्रॉफिट वाली साइड खत्म हो गई। बताएं क्या बताना था आपके, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं शरिया कंप्लाइंट, उनका रेवेन्यू, और नोट्स नीचे करें ना, नोट्स नीचे करें, मुझे जबानी बताएं। और क्या था, आपने जो इन्वेस्टमेंट स्कीम ही है उन पे अगर गेन लॉस आया या डिविडेंड आया, याद है। तीसरा क्या था, बैंक डिपॉजिट्स और टीडीआरस वगैरह पर जो आपको प्रॉफिट आया। एक और भी था, आपको जो इंटरेस्ट आया अगर आपने कन्वेंशनल लोन किसी को दिया हुआ है। एक था करेंसी का एक्सचेंज गेन एक्चुअल, और एक था एक्सचेंज गेन, नहीं याद करें दोबारा, आप लोग बस ढीले हो गए हैं, याद करें, रेवेन्यू फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट सेगमेंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम, ये जो इन्वेस्ट, मैं उत्ते ले आ रही थी तो आप पे गायब हो गया। अच्छा, ये जो आपने शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट स्कीम ही है, इन पे या बेचने पे क्या आएगा गेन, और या रखने पे क्या आएगा। शरिया कंप्लाइंट जो पैसे रखवाए हुए हैं बैंक्स में, उस पे प्रॉफिट अर्न होगा या इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। और इंटरेस्ट किस पे अर्न होगा, जो कन्वेंशनल लोन किसी को दिया हुआ। चार बातें चलें, चार याद करें, 6 आपसे काबू नहीं हुई थी, 4 बातें याद करें। रेवेन्यू फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट सेगमेंट्स, आगे गेन और लॉस ऑन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स मेड इन एसोसिएट्स विच आर शरिया कंप्लाइंट, और बैंक डिपॉजिट्स, बैंक बैलेंसेस और टीडीआरस के ऊपर जो प्रॉफिट अर्न किए, और किसी को लोन देके जो इंटरेस्ट अर्न किया। एक्सचेंज गेन दो किस्म के, नंबर एक्चुअल करेंसी से जो IAS 21 में आते थे, और कन्वेंशनल डेरिवेटिव। अब हमने तरतीब से चलते चलते 2 पेमेंट्स डाली हैं। प्रॉफिट पेड ऑन इस्लामिक फाइनेंसिंग, यानी अगर आपने किसी से ये यहां से आ गया ना भाई, ये जो इस्लामिक फाइनेंसिंग की हुई है इसका इंटरेस्ट पे करेंगे ना, इंटरेस्ट तो वो नहीं होगा, प्रॉफिट पे होगा, तो यहां से लिंक होकर इधर आ गया, प्रॉफिट पेड ऑन इस्लामिक फाइनेंसिंग। मतलब इन दोनों ने भी यहां अंडे दिए, और इसने भी जाके पॉइंट 1 ने यहां जाके अंडा दिया, प्रॉफिट पेड ऑन इस्लामिक फाइनेंसिंग। ब्रेकअप ऑफ लेट पेमेंट्स और लिक्विडिटी डैमेजेस, ब्रेकअप ऑफ लेट पेमेंट और लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपनीज के लिए खास टर्म है, उसको छोड़ें, फिलहाल एक मेन लफ्ज याद करें, लेट पेमेंट। लेट पेमेंट अगर आपने कोई की है तो उसका ब्रेकअप दें। नेक्स्ट, किताब दिखाइएगा, आखिरी खुद ही पढ़ लें। सोर्सेज एंड डिटेल ब्रेकअप, सर्टिफिकेट वापस कर दो ना। सोर्सेज एंड डिटेल ब्रेकअप ऑफ अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आएगा, इंक्लूडिंग ब्रेकअप ऑफ अदर और मिसलेनियस पोर्शन ऑफ अदर इनकम इनटू शरिया कंप्लाइंट इनकम एंड अदर इनकम में जो शरिया कंप्लाइंट इनकम और नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम पड़ी है वो बता दें। बाकी कोई जान पहचान है बैंकों शैंकों से तो वो भी बता दें। रिलेशन विद बैंक, कोई बैंकों से जान पहचान बनाई हुई है, मिजान बैंक से, कोई किसी से, तकाफुल वालों से, ऑपरेटर से, या कोई भी उनकी इस्लामिक विंडोज हैं उनसे अगर आपने जान पहचान बनाई हुई है तो रिलेशन बता दें, आपका उन बैंकों से क्या रिश्ता है। हो सकता है आपने मिजान बैंक के शेयर खरीदे हों। तो ये हो गया बैलेंस शीट की लाया, ये हो गया बैलेंस शीट की एसेट साइड, और ये हो गया P&L। शरिया नॉन परमिसेबल बिजनेसेस,
फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन शरिया नॉन परमिसेबल एक्टिविटीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोल लेना, इंक्लूडिंग कन्वेंशनल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी खोल लेना, या इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग कर देना, ये बिजनेस कहता है शरिया नॉन कंप्लाइंट है। गैम्बलिंग एंड बेटिंग ये भी नॉन कंप्लाइंट है। इधर तो उसने तस्वीर भी गलत लगा दी है, तस्वीरें मैंने कहा था उड़ा दो। लिक्वर, शराब एंड लिक्वर रिलेटेड एक्टिविटीज, पोर्क एंड पोर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, नॉन हलाल फूड एंड बेवरेजेस, अब इसमें से निकलेगा नॉन हलाल। अच्छा, शरिया नॉन कंप्लाइंट इंटरटेनमेंट, नॉन कंप्लाइंट शरिया एंटरटेनमेंट, टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड एक्टिविटीज, अदर शरिया नॉन परमिसेबल एक्टिविटीज, कोई भी हो। कहते हैं अगर आप ये करो, ये काट दिया करेंगे ऐसे हो, पता नहीं ये आई कैप ने तो नहीं डाला हुआ। अच्छा चलें, गले मिले आप साथ वाले से, 4 सफ़े मुकम्मल हो गए। बैठे बैठे गले मिले, कंधे पे हाथ तो रखे ना उसके। जो आंधे हैं मालूम है एक। चलें, मेरे तो ख्याल से पहले 3 सफ़े छोड़ें, चौथा सफ़ा रिवाइज करते हैं दोबारा। चौथा सफ़ा जी, क्या? लिस्टेड कंपनीज एंड subsidiaries shall give separate disclosure to the standalone and consolidated and will cross reference with the relevant notes। बैलेंस शीट में क्या बताना है बोलें? फाइनेंसिंग obtained as per इस्लामिक मोड और इंटरेस्ट पेएबल ऑन कन्वेंशनल लोन। बैलेंस शीट में आसान लफ्ज याद कर लें, बैंक डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स, बैंक डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स, बैंक बैलेंसेस और टीडीआरस। अब इस पे गेन लॉस या प्रॉफिट आएगा और इसके ऊपर भी प्रॉफिट आएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई टोटल इंटरेस्ट अर्न किए, एक्सचेंज गेन ऑन एक्चुअल करेंसी और एक्सचेंज गेन ऑन कन्वेंशनल डेरिवेटिव। आगे वो जो ऊपर वाला पॉइंट 1 है, फाइनेंसिंग ऑब्टेन्ड एज पर इस्लामिक, इनको कोई ना कोई इंटरेस्ट पे करे होंगे, बल्कि प्रॉफिट पे करे होंगे। वो लेट पेमेंट्स आपने कोई की हैं उनकी डिटेल दे दें और अदर इनकम को अलग कर दें शरिया कंप्लाइंट। और आगे तो स्क्रैप पड़ा हुआ है, अगर आपकी कोई रिश्तेदारियां हैं बैंक से, अदर डिस्क्लोजर वो देखें हाथ में ला रहे हैं, रिश्तेदारियां कोई बैंक से, तकाफुल ऑपरेटर से, उनकी इस्लामिक विंडोज होती हैं बैंक्स की, उनसे अगर आपकी कोई रिश्तेदारियां तो ये बता दें। और ये बिजनेसेस सारे के सारे क्या समझे जाएंगे? नॉन शरिया कंप्लाइंट। ओके, और ये कौन से लोन्स, इसके बारे में ये तो याद है, फॉरेन डेटर्स भी याद हो गया, और दूसरा और पहला सफा तो वैसे ही हमने कई दफा रिवाइज किया था। ठीक है, इधर आया, ये मैं चेंज करवा रहा था आपको दिखाना, ये एक छोटी सी अपडेशन कर लें। क्रेडिट फैसिलिटीज नॉट इन फिफ्थ शेड्यूल, हाँ यहां पे आके ना, क्रेडिट फैसिलिटीज नॉट इन फिफ्थ शेड्यूल, नोट्स तो इंशाल्लाह सही अपलोड होंगे, नॉट इन फिफ्थ शेड्यूल, और ये भी नॉट इन फिफ्थ शेड्यूल। बनाओ जी दूसरा पार्ट, इनकी एग्जांपल्स करना शुरू करें।